छात्राओं कैसे हैं। मैं डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार राम, सहायक प्राचार्य इतिहास, लक्ष्मी नारायण रामेश्वर संस्कृत महाविद्यालय, जयदेव पट्टी, दरभंगा। मैं पुनः ऑनलाइन टीचिंग के माध्यम से शास्त्री द्वितीय खंड के छात्र छात्राओं के लिए आधुनिक भारतीय इतिहास के अंतर्गत 1905 ईस्वी के बंगाल विभाजन अथवा बंग भंग के सफलता और उसके प्रभाव पर हम आज चर्चा करेंगे। बच्चों, पिछले क्लास में हम लोग बंगाल विभाजन के पीछे लॉर्ड कर्जन की क्या राजनीतिक षड्यंत्र था, बंगाल विभाजन की घोषणा का विरोध न केवल बंगाल में बल्कि संपूर्ण भारत में कैसे हुआ और जिसके बल पर अंततः अंग्रेजी सरकार को बंगाल के विभाजन को रद्द करना पड़ा। जैसा कि हम लोग जानते हैं, तत्कालीन ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड कार्जन ब्रिटिश साम्राज्यवाद के पोषक थे और उसका सबसे घृणित कार्य 1905 ईस्वी का बंगाल का विभाजन था। बंगाल के विभाजन के पीछे लॉर्ड कर्जन की सोची समझी साजिश या सोची समझी षड्यंत्र था। वह बंगाल में उबलते हुए राष्ट्रीय राजनीतिक चेतना अथवा भारत में उबलते राष्ट्रवाद को कमज़ोर करने के लिए बंगाल के विभाजन की घोषणा किया था, जबकि उसने यह तर्क दिया था कि बंगाल बहुत बड़ा है और इतने बड़े बंगाल पर ब्रिटिश सरकार कुशल रूप से शासन चलाने में, कुशल प्रशासन चलाने में असक्षम है। जब वायसराय लॉर्ड कर्जन के द्वारा 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को बंगाल के विभाजन की घोषणा की गई तो न केवल बंगाल में बल्कि संपूर्ण भारत में बंगाल के विभाजन का विरोध किया गया, क्योंकि इसके माध्यम से लॉर्ड कर्जन बंगाल, न केवल बंगाल बल्कि संपूर्ण भारत में हिंदू मुस्लिम राष्ट्रीय एकता को कमज़ोर करना चाहता था। जब उसके द्वारा बंगाल विभाजन की घोषणा की गई तो संपूर्ण बंगाल में इस दिन शोक दिवस के रूप में मनाया गया और साथ ही इसी तिथि को हिंदू मुस्लिम एकता बनी रहे, इसको लेकर हिंदू मुसलमानों ने एक दूसरे को की कलाई पर राखी बांधा और रक्षा दिवस के रूप में इसे मनाया। बंगाल विभाजन के क्रम में ही बंगाल के विभाजन का जब विरोध हो रहा था तो इसी क्रम में स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ हुआ, जो बंगाल के विभाजन की सफलता का सबसे प्रमुख कारण स्वदेशी आंदोलन है। इस स्वदेशी आंदोलन के तहत न केवल बंगाल में अपितु भारत के जहाँ तहाँ विदेशी चीज़ों जैसे विदेशी बर्तन, विदेशी शराब, विदेशी अन्य सामान को प्रयोग करने से लोगों ने इनकार कर दिया। यहाँ तक कि औरतों ने विदेशी चूड़ियाँ पहनने से इनकार कर दिया, धोबियों ने विदेशी कपड़े धोने से इनकार कर दिया और मंदिरों के महंतों अथवा पुजारियों ने भी विदेशी चीनी से बने प्रसाद को लेने से इनकार कर दिया तथा
इस स्वदेशी आंदोलन के तहत महिलाओं ने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया, क्योंकि इस आंदोलन के दौरान महिलाओं ने शराब की दुकानों पर पिकेटिंग अथवा धरना प्रदर्शन करना प्रारंभ कर दिया, जो स्वदेशी आंदोलन की एक प्रमुख विशेषता कही जा सकती है। स्वदेशी आंदोलन ने जन जागरण हेतु स्वयं सेवी संगठनों की मदद ली, जिनमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण अर्थात इस तरह के स्वयंसेवी संगठन थे स्वदेश बांधव समिति। यह स्वदेश बांधव समिति बारिसाल के एक अध्यापक अश्विनी कुमार दत्त के द्वारा गठित की गई थी और लगभग इसकी 159 शाखाएं फैली हुई थी। स्वदेशी आंदोलन ने अपने प्रचार के लिए पारंपरिक त्योहारों, वार्षिक मेलों इत्यादि का भी सहारा लिया है। इस आंदोलन की एक प्रमुख विशेषता यह रही कि इसने आत्मनिर्भरता और आत्मशक्ति का लोगों में, जनसाधारण में ज्ञान दिया और आत्मनिर्भरता और आत्मशक्ति का नारा इस समय बड़े ज़ोर शोर से हुए। स्वदेशी माल की सप्लाई हेतु अनेक स्थानों पर स्वदेशी स्टोर खोले गए। इसी क्रम में आचार्य प्रफुल्ल चंद्र राय ने बंगाल केमिकल स्वदेशी स्टोर्स खोला। स्वदेशी आंदोलन में मुख्य भूमिका बंगाल के छात्रों की रही। तत्कालीन बंगाल सरकार के कार्यवाहक मुख्य सचिव कार्लाइल ने कलेक्टरों के पास पत्र भेजा कि वे कॉलेजों से कहे कि छात्रों को आंदोलन में भाग न लेने दें, नहीं तो उनकी सरकारी सहायता बंद कर दी जाएगी। विश्वविद्यालयों से कहा गया कि ऐसी संस्थाओं की मान्यता वापस कर ले। इस पत्र को कार्लाइल सर्कुलर कहा जाता है। संक्षेप में कहें तो स्वदेशी आंदोलन के दौरान कॉलेज के विद्यार्थियों, विश्वविद्यालयों के शिक्षकों तथा सरकारी कार्यालय के कर्मचारी व अधिकारी, यहाँ तक कि वकालतखाना में वकीलों ने भी उसका बहिष्कार किया। कह सकते हैं कि स्वदेशी आंदोलन के दौरान स्वदेशी वस्तुओं का बहिष्कार तो किया ही गया, साथ ही इस आंदोलन के दौरान विद्यार्थियों ने कॉलेज का बहिष्कार किया, शिक्षकों ने कॉलेज विश्वविद्यालयों का बहिष्कार किया तथा वकीलों ने अदालतों का बहिष्कार किया। लेकिन इस आंदोलन के दौरान कुछ बुद्धिजीवियों ने विद्यार्थियों को वैकल्पिक शिक्षा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से कई जगह पर राष्ट्रीय विद्यालयों की स्थापना की गई और राष्ट्रीय शिक्षा को बढ़ावा मिला। छात्रों को कॉलेजों से निकालने तथा जुर्माना लगाने के कारण उन्होंने सरकारी दमन का मुकाबला हेतु एंटी सर्कुलर सोसाइटी की स्थापना की गई, जिसके सचिव छात्र नेता सचेंद्र प्रसाद बसु बने। बंगाल में राष्ट्रीय शिक्षा को फैलाने में सबसे बड़ा योगदान डांस सोसाइटी का था, जो विद्यार्थियों का संगठन था और जिसके सचिव सतीश चंद्र मुखर्जी थे। राष्ट्रीय शिक्षा के क्षेत्र में सर्वप्रथम 8 नवंबर 1905 ईस्वी को रंगपुर नेशनल स्कूल की स्थापना स्वदेशी आंदोलन के दौरान ही की गई। यहाँ तक कि 16 नवंबर 1905 ईस्वी को कलकत्ता में एक सम्मेलन हुआ, जिसमें राष्ट्रीय नियंत्रण में राष्ट्रीय साहित्यिक, वैज्ञानिक और तकनीकी शिक्षा पर जोर देने हेतु राष्ट्रीय शिक्षा परिषद को स्थापित करने का फैसला लिया गया। साथ ही
रविन्द्रनाथ टैगोर के शांति निकेतन की तर्ज पर 14 अगस्त 1906 ईस्वी को बंगाल नेशनल कॉलेज और स्कूल की स्थापना की गई तथा बंगाल नेशनल कॉलेज के प्रिंसिपल प्रमुख राष्ट्रवादी अरविंद घोष बने। 15 अगस्त 1906 ईस्वी को सद्गुरु दास बनर्जी ने राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना की गई। स्वदेशी आंदोलन का सर्वाधिक प्रभाव हम सांस्कृतिक क्षेत्र पर देखते हैं, क्योंकि यह काल बंगला साहित्य विशेषकर काव्य के क्षेत्र में स्वर्ण काल माना जाता है। रविंद्रनाथ टैगोर, द्विजेंद्र लाल राय, मुकुंद दास, सैयद अबू मोहम्मद इत्यादि के द्वारा लिखे गए गीत स्वदेशी आंदोलनकारियों के लिए प्रेरणा स्रोत का कार्य किया। रविन्द्रनाथ टैगोर ने स्वदेशी आंदोलन को तेज करने के उद्देश्य तथा उसके प्रेरणा स्रोत आमार सोनार बांग्ला नामक गीत काफ़ी जनसाधारण में लोकप्रिय रहे और एक उत्प्रेरक का कार्य किया। जो यह आमार सोनार बांग्ला कालांतर में 1971 ईस्वी के बांग्लादेश एक अलग राष्ट्र के अस्तित्व के पश्चात बांग्लादेश का राष्ट्रगीत भी बना। यहाँ तक कि कला के क्षेत्र में अवनींद्रनाथ टैगोर ने भारतीय कला पर जो पाश्चात्य या पश्चिमी जो प्रभाव था उस प्रभाव को तोड़ने का काम किया तथा स्वदेशी पारंपरिक कलाओं तथा अजंता के चित्रकला से प्रेरणा लेनी शुरू की। साथ ही विज्ञान के क्षेत्र में जगदीश चंद्र बोस, प्रफुल्ल चंद्र राय इत्यादि लोगों की सफलताओं ने स्वदेशी आंदोलन को और अत्यधिक मजबूत बनाया। तो बंगाल विभाजन के दौरान स्वदेशी आंदोलन जो चला, जिसके बल पर अंततः अंग्रेजी सरकार को अपनी नीतियों में परिवर्तन करते हुए और बंगाल के विभाजन को रद्द करना पड़ा, उसे वापस लेना पड़ा। उसके पीछे 1906 का स्वदेशी आंदोलन की सफलता मानी जा सकती है। तो बच्चों, आज हम लोग बंगाल विभाजन के दौरान स्वदेशी आंदोलन और बंगाल विभाजन की सफलता के पीछे स्वदेशी आंदोलन कैसे एक उत्तरदायी कारण था, उसके संदर्भ में बातें की। धन्यवाद।